एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर दिन एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व महापौर सुमन संघी जी हैं। सुमन संघी जी से हम जानेंगे पार्टी के बारे में, पार्टी की रीति नीतियों के बारे में, और साथ ही शहर की प्रथम नागरिक महापौर रही हैं। तो इनसे शहर के विकास, इनके समय में जो शहर में जो विकास हुआ उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं पूर्व महापौर सुमन संघी जी से। सुमन संघी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सुमन जी, आप अपना जीवन परिचय बताएं। आप कहाँ से हैं और भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ सदस्य हैं। किन किन पदों का निर्वहन करते हुए आप महापौर पद तक सुशोभित किया आपने, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है दिनेश जी, ये जिंदगी है और इस ज़िंदगी में कई मोड़ आते रहते हैं। जयपुर में मेरी पढ़ाई हुई क्योंकि पिताजी जयपुर में सरकारी अफसर थे, और पढ़ाई के बाद शादी हुई तो मैं कोटा आ गई। मेरे मदर फादर भी जब रिटायर्ड हो गए तो वो कोटा आ गए। यहाँ के एक प्रतिष्ठित परिवार में मेरी शादी हुई। मेरे पति भी प्रिंसिपल रहे, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, और मेरे ससुर भी सिविल इंजीनियर ही थे, जिन्होंने आर्किटेक्ट का बाहर से वो बड़ौदा से कोर्स करके आए थे, और अनेक मकान उन्होंने इस कोटा शहर में बनाए। लेकिन जब बीजेपी पार्टी बनी 1980 में, और पहली बार राजमाता विजय राजे सिंधिया, इसको उन्होंने महिला विंग की स्थापना की, महिला मोर्चे की स्थापना की। उस समय ज़माना था अटल जी का, अडवाणी जी का, राजमाता विजय राजे सिंधिया का, इन तीनों का एक ग्रुप था पूरा, और यही देश को नेतृत्व देते थे। आरएसएस से बीजेपी बनी, और 1980 के बाद सभी प्रदेशों में, सभी ज़िलों में महिला मोर्चे का गठन किया गया। यहाँ राजस्थान में भी गठन किया गया और ज़िलों में भी गठन किया गया। उस समय तारा भंडारी पहली प्रदेश अध्यक्ष बनी, और मुझे कोटा का पहला जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बनने का सौभाग्य 84 में मिला। 84 में कि मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। अब सवाल ये आता है कि आपने बीजेपी को ही ज्वाइन क्यों किया। उस समय शौक़ था, जहाँ पार्टियाँ नहीं थी, लेकिन ये शौक़ था कि देश के लिए इतना लोग करते हैं। उस समय रेडियो पे सुना करते थे, तो अपने लोगों को भी कुछ करना चाहिए, कुछ करने की मन में इच्छा थी। और जब बीजेपी के कुछ लोगों ने, जो उस समय के यहाँ के वरिष्ठ राजनेता थे, उन्होंने मेरे परिवार से संपर्क किया, सबसे पूछताछ की, और मुझे परिवार से, मेरे पति से, मेरे पिता से परमिशन मिली कि हाँ, आप राजनीति में अच्छे पद पर रहकर और स्वच्छ और अच्छी छवि बनाते हुए कार्य कर सकते हो। तो मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और मुझे यहाँ का पहला महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूरे कोटा शहर, 12 पहले एक ही था कोटा ज़िला, इसमें महिला मोर्चे का गठन किया। गठन करके, और आज जो महिलाओं का विस्तार हम देख रहे हैं, वो कोटा शहर में बड़े बड़े सम्मेलन, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार के सम्मेलन कोटा शहर में कराए। वहाँ से मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। वहाँ से मुझे 1990 में कंज्यूमर कोर्ट में पहला मेंबरशिप का मुझे मौका मिला, और मैंने वहाँ पे काम किया। उसके साथ ही पार्टी में भी मेरे को महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद मैं मेन बीजेपी पार्टी में मुझे प्रदेश संभाग प्रभारी बनाया गया, और फिर मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। 3 टर्म तक मैंने प्रदेश में बीजेपी का काम उपाध्यक्ष के नाते मैंने किया, और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने पूरा राजस्थान,
मैं बैठ के जगह जगह करके महिला मोर्चे को अच्छी तरह तैयार करके, और आज बराबर पुरुषों के बराबर मोर्चा हमारा तैयार है। इसके साथ ही पार्टी ने मेरा काम देख करके और मुझे राष्ट्रीय मेन कार्यकारिणी बीजेपी में भी सदस्य बनाया, और नितिन गडकरी जी जब अध्यक्ष रहे उनके समय में राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य रही। समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की मैं मेंबर रही। यहाँ पर जो मैं महापौर 1994 नवंबर में मैंने महापार्षद का चुनाव लड़ा, जब पहली बार करीब 22 साल बाद नगर निगम के चुनाव हुए, ये परिषद से निगम बनी, और मुझे महिला सीट होने के नाते राजस्थान में 3 ही निगम बनी थी, जोधपुर, जयपुर और कोटा। कोटा में मुझे महापौर बनने का सौभाग्य मिला। इसमें मेरे सभी का मुझे सहयोग मिला, और उस समय एक शौक़ था, जब मैं महापौर बन के और नगर निगम में गई तो मेरे मन में ये शौक़ था कि अपन पार्टी में तो काम करते हैं शहर के लिए, लेकिन इस कोटा शहर को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। पहली बार राजस्थान में मेयर बनी है, महापौर बनी है महिला, तो उसको पुरुष ये सोचते थे कि महिला कैसे काम करेगी। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि पुरुष और महिला में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा करना है कि पुरुष ये भूल जाएं कि महिलाएं कुछ काम नहीं कर सकती। और मैंने रात दिन मेहनत करके, उस समय चुंगी भी हमारी हुआ करती थी, तो चुंगी में रात में भी हम लोग चुंगी नाकों पे जाया करते थे। दिन में निकलते तो गड्ढे देखते थे, रात में निकलते तो आपके लाइटें देखते थे कि कहाँ लाइटें बंद है, कहाँ अंधेरा है, और जब आपको प्रातः भ्रमण पे निकलते तो कचरा नज़र आता था। ये 3 काम हमारे शहर के प्रमुख थे, जिनको हम अपनी आँखों से देख करके उन कार्यों को कराया करते थे। और इसीलिए लोग आज भी याद करते हैं कि जितना आपका, क्योंकि उस समय राज्य सरकार ने हमें प्रशासनिक अधिकार दे रखे थे, और कलेक्टर नगर निगम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, और जो सीओ था उसकी सीआर भी महापौर ही भरते थे। तो सभी अधिकारियों से तालमेल करके, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारा तो 5 साल का कार्यकाल होता है, अधिकारी हमेशा पूरे समय नौकरी करता है, और मेन काम जो है वो अधिकारियों का ही है। इसलिए जब तक आप अधिकारियों से तालमेल मिला के, बातचीत करके, उनके साथ समन्वय बिठा के काम नहीं करोगे, जब तक आप महापौर का काम नहीं कर सकते। आप महिला मोर्चा की 1984 में अध्यक्ष बनी, तो उस समय हाड़ौती में महिलाएं राजनीति में आगे नहीं आती थी। आपने अथक प्रयास करके कोटा और बारा इसमें एक फौज तैयार की, तो कितनी परेशानी आती थी उस समय आपको? उस समय बहुत परेशानी आती थी। हम लोग पहले घरों में जाते थे, हमारे अध्यक्ष थे मनीभाई पटेल, वो साथ जाते थे, 2-3 हम महिलाएं जाते थे, और पहले हम पुरुषों की बैठक करते थे, और पुरुष अपनी मर्जी से फिर महिलाओं को मदद करते थे आगे लाने के अंदर। और फिर जब 1992 में अमेंडमेंट 84 नगर निगम बनी, तो लोगों को ये लगने लगा कि इसमें 20 महिलाएं, 60 सीट थी, उसमें 20 महिला पार्षद भी बनेंगी। तो महिला पार्षद जब भी बनेंगी जब वो संगठन में काम करेंगी, वरना नहीं बनेंगी। इसलिए हमारे संगठन से ज़्यादा महिलाएं उस समय जुड़ी, और 20 में से 17 महिलाएं जीत करके आई। एक महिला सीपी जो शर्मा थी वो कांग्रेस से आई, बाकी 2 निर्दलीय जीत के आई थी। सुमन जी, उस समय जो महिलाओं का एक आपने बोर्ड तैयार किया, तो उसमें महिलाओं को जो विकास के कार्य उनके वार्डों में आपने कराए, तो उनको कैसा महसूस होता था? ये बहुत बढ़िया सवाल है कि महिलाएं चुनाव तो लड़ लेती हैं, उनके घर वाले पति उनको चुनाव भी लड़वा देते हैं, कई भाई भी लड़वा देते हैं, और फिर उनसे कहते हैं तू घर में बैठ, हम काम करेंगे। लेकिन मैं महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करती थी,
और उनके पति भी अगर साथ आते थे तो उन्हें सम्मान से बाहर बिठाते थे कि भाई आपने महिला को पार्षद बनाया है तो इसको घर से बाहर निकलने दीजिए, काम करने दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है इसको वापस घर पहुंचाना, इसके वार्ड में काम कराना, हम महिलाओं को आप काम करने देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगी। और उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ, उनके घर वालों को, और महिलाओं को उन्होंने स्वतः काम करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरक बने। वो जब आप महिला मोर्चा आपने खड़ा किया उस समय आपने जो यहाँ सम्मेलन कराए उसमें आप शीर्ष नेतृत्व को भी लेकर आई, जैसे सुषमा स्वराज जी को, तो उस समय एक महिलाओं में अलग ही संदेश गया, वो आपका अथक प्रयास था। क्या था वो आपके मन में? क्या मैं चूँकि प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चे की और मुझे काम करने का, करके दिखाने का बहुत शौक था, और उसमें कहीं पैसा बाधक नहीं बनता। अगर पैसा, आप काम अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको पैसा भी देते हैं, पैसा लगाते भी हैं। हमने कभी अपनी जेब में पैसा नहीं रखा, टीम बना के हमने काम किया। और उस समय जब हमने यहाँ राजस्थान प्रदेश का पूरा सम्मेलन कोटा में किया तो करीबन 25-30 हज़ार महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई, और जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के सभी लोग यहाँ पे, वेंकैया नायडू, आपके सुषमा स्वराज, जयंतीबेन मेहता, मृदुला सिन्हा, इस तरह के जो बड़ी बड़ी केंद्रीय नेतृत्व जो संभाल रही थी राजनीति के पदों के ऊपर, वो सारी महिलाएं यहाँ पर आईं और बड़ी खुश हुई। आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि हमने जब महिलाओं का सम्मेलन था और महिलाएं उसमें प्रमुख आ रही थी देश की, तो हमने साड़ियाँ उनको गिफ्ट की। और आप ताज्जुब करेंगे कि भैरू गली जो हमारी कोटा साड़ी की प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ हमने व्यापारियों से कहा भाई इस तरह से बड़े बड़े महिला मंत्री लोग आ रहे हैं, उनको हम आपकी साड़ी देना चाहते हैं यादगार के रूप में। उन्होंने हमें निःशुल्क साड़ियाँ प्रोवाइड कराई और हमने करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा साड़ियाँ उन महिलाओं को भेंट की। और उसके बाद जब हमारा काम इतना अच्छा दिखा तो मुझे जयपुर में उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी करुणा शुक्ला, उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन पूरे भारत का जयपुर में करने का मौका दिया। और अडवाणी जी और ये हमारे 60,000 महिलाओं का जयपुर में सम्मेलन हुआ अमरूदों के बाग में, और जिसके अंदर शीर्ष नेतृत्व के जो लोग थे वो उसमें शामिल हुए। और आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि उसमें आसाम से, मणिपुर से, नागालैंड से अपनी अपनी ड्रेस पहन के महिलाएं जब आकर के बैठी तो ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान का पूरा संगम यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे जयपुर शहर के अंदर आया है। और उसमें इतने लोगों ने मदद करी, धर्मशालाएं फ्री दी, ट्रेन की रायपुर से छत्तीसगढ़ से पूरी एक ट्रेन आई, उन लोगों को ठहराना, उन लोगों को खिलाना पिलाना, लेकिन किसी तरह का कोई अपराध, किसी तरह की कोई महिला के साथ बेइज्जती की कोई घटना नहीं हुई। ये बहुत बड़ी भगवान की देन है। सुमन जी, आप प्रथम नागरिक रही हैं महापौर के रूप में। उस समय नगर निगम कोटा बना ही था, और जब पहला बोर्ड बना तो आपके मन में शहर के विकास का स्वरूप क्या था? आप जब उस सीट पे बैठी तो आपने क्या विस्तृत शहर को देखा, और फिर उसके बाद सुनियोजित तरीके से आपने विकास कराया सभी वार्डों में, ना कोई भेदभाव करके। तो आज जो स्थिति हम देखते हैं वर्तमान में, तो उस समय की स्थिति में काफ़ी अंतर है। आप बताएं उस समय आपके मन में क्या विचार ऐसा था? देखिए, मैं नगर निगम की सफलता का जो श्रेय है वो कंज्यूमर कोर्ट को देती हूँ, और अपने राजनीति में जो मैंने काम किया उसको देती हूँ। कंज्यूमर कोर्ट में फाइलों का वर्क हुआ करता था और सारे विभागों की फाइलें वहाँ आया करती थी, और जज साहब के साथ बैठ करके उन फाइलों का हम मंथन किया करते थे, चिंतन किया करते थे, फैसला किया करते थे। मैंने वही रूल यहाँ पे अपनाया। हर काम को आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने 20-20 घंटे निगम में काम किया। एक एक फाइल को कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो लिख कर के कि बिना मेरी स्वीकृति के कोई फाइल कोई भी कार्य में नहीं लाएगा। सीओ को भी काम करना है तो मेरी नॉलेज में ला कर के काम करता था और समन्वय बिठा के काम करा। तो जब आप कर्मचारियों की अनेक मांगे थी,
हमारे अनेक सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी वो 3-3,500 सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके साथ बैठ के काम किया। उनसे कहा जी मैं आपके परिवार में नहीं आई हूँ, आपके परिवार में एक सदस्य नया जुड़ा है, अब मेरी आन आपके हाथ में है, अगर मुझे पे आँच आती है तो आप सबके ऊपर आँच आती है। इस तरह कॉन्फिडेंस में लेकर के और उनको काम किया, और उनके साथ काम ही नहीं किया, करके भी दिखाया। तो उनको लगा जब ये काम कर सकती हैं तो हम काम क्यों नहीं कर सकते। आप देखिए दशहरा मेला यहाँ का प्रमुख नगर निगम का कार्य होता है। वहाँ पे कलाकार आते हैं, कलाकार पहले से टिकट करा के आते हैं और अपना 2 घंटे का कार्यक्रम देते हैं और लाखों रुपए ले जाते हैं। मैंने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है, इतना निगम का जनता का पैसा फालतू जाता है। तो मैं जब तक कार्यक्रम शुरू होता था दीप जला के अंत तक पीछे अलग बैठ के वॉच करती रहती थी, और कैशियर जो हमारा पैसा देता था उसको ये कह रखा था कि तुम 12 साढ़े 12 के पहले मंच के आसपास नहीं आओगे, अगर कभी जल्दी जाना चाहता है तो वो चला जाए, लेकिन हमारा पैसा 4 बजे ही मिलेगा, क्योंकि तुम 4 घंटे का समय कवि सम्मेलन में दोगे तो दोगे। और उसमें जितने भी हमारे दिल्ली के राजनीतिक लोग थे, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, बुनेश चतुर्वेदी हों, धारीवाल जी हमारा पीछे 1 साल रहा, तब ये मंत्री आ गए थे, इन्होंने पूरे राजस्थान की फाइलों की खोज खबर करी सभी निगम में और परिषदों में। हमने कहा भाई आप कोटा को भी जांचिए, बोले आपने कुछ छोड़ा ही नहीं तो जांचे क्या। तो ये आपसे अपने काम को सफाई से करना, अपने काम में जीवटता डालना कि ये काम निगम का नहीं मेरा काम है, इससे मेरे पे भी आँच आने वाली है, ऐसा कोई काम नहीं करना और सबको साथ लेके चलना। और इसीलिए आज आप लोग कहते हो कि सफल रहा, क्योंकि आज भी वहाँ जितने कांग्रेसी पार्षद या जितने भी कांग्रेसी आज का अमला है वो आज भी इसीलिए मुझे पसंद करता है बीजेपी के साथ साथ। और बीजेपी के इतने नेता थे आप ये देखिए, फिर कभी किसी ने, मैं हर एक से सलाह लेती थी काम का, कोई सलाह में अपने आप को बुरा नहीं मानती थी, अगर अधिकारी से भी सलाह लेनी होती थी तो अलग से उसको बिठा के उससे काम को समझना, समझ के करना, समय देना, अपनी आंखों से देख के काम करना और फिर जाके उनको दिखाना अब आप इस काम को देखिए। जैसे चुंगी नाका था, उस समय चुंगी थी तो नाकों पे जाना रात के 2 बजे 3 बजे, हमारे मन में यह था कि हम किसी की तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन अगर 2 घंटे बैठ गए तो 2000 की आमदनी बढ़ सकती है। तो ये काम करने में मन देना अपने आप को, और जब आप करोगे तो निश्चित आपके कर्मचारी भी इस काम को करने का शौक बढ़ाएंगे। सुमन जी, उस समय मणिभाई पटेल और आपकी जोड़ी थी निगम में, और आप दिन रात शहर के विकास की सोच में लगे रहते थे। तो मणिभाई पटेल आज जीवित तो नहीं है, लेकिन उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? देखिए मणिभाई पुरुष थे, एक्टिव थे, अच्छे काम का उनको शौक था, और वो एक राजनेता थे। बड़ा उनको गुस्सा भी आता था और कई बार वो गुस्से में कई शब्द बोल दिया करते थे, लेकिन उनके मन में बड़ा साफ था। वो अच्छे शालीन आदमी थे। आज मैं आपके माध्यम से यही उनको श्रद्धांजलि दूंगी कि बड़े शालीन आदमी थे। हमने उनके साथ आसपास जहाँ नगर पालिकाओं के चुनाव हुए वहाँ गए, रहे, साथ साथ काम किया, पार्टी में साथ साथ काम किया। और महिला मोर्चा जो कोटा राजस्थान में प्रथम कहलाया, वो भी मणिभाई की भागीदारी थी, क्योंकि वो हमारे साथ जाते थे और जा कर के महिला मोर्चे की स्थापना करवाते थे। सुमन जी, आपके समय जो 1994 का जो बोर्ड था उसमें करीब 60 वार्ड हुआ करते थे। उस 60 वार्डों में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। विकास के लिए बजट किस तरह आवंटन करते थे आप? देखिए उस समय सरकार कोई पैसा नहीं देती थी, आज तो आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। उस समय जो चुंगी से मैक्सिमम जितनी आय होती थी आखिरी वर्ष में, उसको हमने 10% बढ़ा के हर साल देने के लिए बजट बना के गवर्नमेंट को बना करके दिया था, और उसमें बिल्कुल कटौती न करते हुए गवर्नमेंट ने 100 to 100% हर साल 10% बढ़ा के गवर्नमेंट आज इनको चुंगी के बदले सारा पैसा सरकार देती है। हम तो जो कमाते थे
कि भाई इतना पैसा आपका आएगा, बताया ना आपको, उस हिसाब से बजट बनाते थे। आज करोड़ों रुपए तो ये लोग ऐसे खर्च कर देते हैं जिसमें कोई इनको दर्द नहीं होता, क्योंकि कमाने में इनको वो तकलीफ नहीं होती जो हमें होती थी। हमें तकलीफ होती थी और ये हमेशा दर्द रहता था कि कमाएंगे नहीं तो निगम को कैसे चलाएंगे। और साथ ही स्वर्ण जयंती योजना थी सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, उसका टारगेट पैसा आता था और टारगेट काम करके जिसके अंदर आपके सुलभ शौचालय बनाना, महिलाओं को एकल नारी हो, महिलाएं छोटी छोटी संस्थाएं बना के उनको आज जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट वाला काम हम महिलाओं की छोटी छोटी संस्था बना के उनसे करवाया करते थे। और ये शौक था कि इसका सेलेक्टेड पैसा गवर्नमेंट से आता है, केंद्र सरकार से, तो इसको जितना जल्दी बना के करके हम देंगे उतना पैसा हो रहेगा। और ये हमें उस समय हमें पारितोषिक भी उन्होंने दिया और हमें उनने वहाँ से कि आप पैसा बिफोर टाइम आप खर्च करके ले आते हो, तो वो जांच करने के भी इसलिए आते थे। पर इन सब चीज़ों के पीछे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि साफ़ सुथरा मन आपका होना चाहिए, तन आपका होना चाहिए। और पैसा अलग चीज़ है, पैसा कमाना बहुत अलग चीज़ है, काम करना बहुत अलग चीज़ है। आप अपनी छवि स्वच्छ बनाते हुए अगर काम करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। सुमन जी, उस समय यूआईटी जिसमें अध्यक्ष तत्कालीन हरिकृष्ण जी जोशी और आप महापौर थे उस समय, तो यूआईटी और नगर निगम में भी ऐसा सामंजस्य था कि डिवाइडर यूआईटी बनाए और फुलवारी नगर निगम लगाए। आपके समय की जो आज भी फुलवारी लोग याद करते हैं, आपके मन में क्या था उस समय इस तरह का विचार? अब तो बंजर हो गई नगर निगम की फुलवारी। उस समय चंबल गार्डन हुआ करता था, गांधी उद्यान हुआ करता था, जिसको देखने के लिए लोग परिवार में कोई बाहर से आता तो उसको ले जाया करते थे। आज वहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देते। न तो आज नगर निगम में कोई उद्यान अधीक्षक है, न माली रहे, ठेके पे उसको काम कराते हैं, तो वो हरियाली से उनका कोई लगाव नहीं होता। इसलिए गार्डन, जहाँ तक यूआईटी का प्रश्न है, तो यूआईटी का काम है मास्टर प्लान में आगे को डेवलप करके और वहाँ बसावट बसा के और नगर निगम को हैंडओवर कर देना और साफ़ सफाई का काम नगर निगम करे। उसके बदले यूआईटी आपको 30% राशि प्लॉट आवंटन की दिया करती थी। वो राशि बहुत समय से उन्होंने नहीं दी थी। उस राशि को काम में परिवर्तन करने के लिए हमारा हरि जोशी जो उस समय यूआईटी के अध्यक्ष थे, यूआईटी और नगर निगम दोनों एक ही प्रकार के कार्य करती थी, इसलिए दोनों संस्थाओं में तालमेल बिठा करके हम लोग काम किया करते थे और इसीलिए वो मास्टर प्लान में काम करते थे। हम वहाँ पर अन्य बिजली का, सड़कों का, आपके गलियों का जो कार्य था उसको नगर निगम किया करती थी। और जब तक आप अन्य विभाग से तालमेल बना के नहीं रखोगे, अलग अलग पृथक पृथक रखोगे, तब तक तालमेल बिना काम शहर में नहीं हो सकता। शहर का विकास जब ही हो सकता है जब आपके प्रशासन से भी तालमेल हो। प्रशासन के बिना आप मेला नहीं भरा सकते, पुलिस के बिना आप शहर नहीं चला सकते। और निगम सबसे बड़ी संस्था है। उस समय जब राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा यहाँ आए थे कोटा में, तो भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आपके भुवनेश चतुर्वेदी जी भी केंद्र में मंत्री थे। मुझे महापौर होने के नाते उनको स्वागत करने का मौका मिला एयरपोर्ट के ऊपर। आप देखिए उस समय भुवनेश चतुर्वेदी इतने पावरफुल थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के सेकंड हाथ थे वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महापौर सबसे बड़ी है, शहर में घुसने की चाबी महापौर देगी, इसलिए मुख्यमंत्री के बाद दूसरी माला महापौर पहनाएगी, उसके बाद मैं माला पहनाऊंगा। और उन्होंने पार्षदों को इनकरेज करने के लिए, नगर निगम को इनकरेज करने के लिए टेलीफोन दिए। पहली बैठक करी उन्होंने मेरे चुनाव के बाद में, और सब पार्षदों को, उस समय टेलीफोन का चलन था, मोबाइल नहीं थे, तो सबको टेलीफोन दिए और एक कार्यक्रम कराया अपने रंगमंच के ऊपर। तो आप देखिए मेरे इधर आदर सम्मान था कि मैंने उनका कलेक्टर के थ्रू कार्ड छपे
लेकिन जब मेरे पास ये मैसेज आया कि भाई वो केंद्र सरकार से एक ऐसा लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम कराना चाहते हैं, क्या नगर निगम इसके लिए एग्री है? तो मैंने अपने नेताओं को सम्मान, पार्टी को सम्मान देने के लिए मैंने अपने राजनेताओं से पूछा कि भाई आप इस तरह का, मेरे पास वहाँ से संदेश आया है, क्या मैं इस प्रकार का कार्यक्रम करवाऊँ तो दिक्कत नहीं है? उनने कहा ये खुशी की बात है, इसमें कौन सी राजनीति है, आप कार्यक्रम करवाइए। और आप देखो उनको कलेक्टर के माध्यम से यस हुई, कलेक्टर ने कार्ड छपवाए, वहाँ कार्यक्रम हुआ, पार्षदों को उन्होंने बढ़िया चाय नाश्ता कराया और बड़ा स्वागत किया। तो वो बड़े अप्रिशिएट थे कि भाई महिला, पहली बार महिला महापौर बनी है, तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ नगर निगम काम करेगी और जो मैं पैसा दे सकता हूँ उतना पैसा मैं राज्यसभा का या केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं दूंगा, और उन्होंने दिया। सर एक है लेकिन निगम दो हैं। तो पहले जो जिस तरह से वार्ड कम थे और क्षेत्र भी ज़्यादा था, विकास भी बढ़िया होता था, आज दो पार्ट हैं, इसको किस रूप में देखते हो आप? देखिए दो पार्ट है, एक चक्की होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला, दोनों के मिलने से काम होता है। इसलिए नगर निगम तो वो दिल्ली जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में एक नगर निगम हुई है अभी दिल्ली में, दो के बजाय, क्योंकि काम अव्यवस्थित हो जाता है। शहर इस तरह बसा हुआ है कि सड़क के एक तरफ दक्षिण है, एक तरफ उत्तर है। अब आप उत्तर वाला, सफाई वाला उत्तर की आधी सड़क पे झाड़ू लगा देगा, दक्षिण वाला दक्षिण की आधी सड़क पे झाड़ू लगा दिया, कोई लाइट उधर लग रही है, कोई लाइट दक्षिण में लग रही है, तो इनके वो अपने अपनी सीमा में काम करते हैं, तो काम नहीं होगा। मेरा तो सरकार से ये निवेदन है, और पहले भी मैंने किया है, कि जो गरिमा नगर निगम की, ऑफिस की, पार्षदों की, जनप्रतिनिधियों की और महापौर की एक नगर निगम बनने से शहर में है, वो दो नगर निगम बनने से आज कोई ये नहीं जानता कि महापौर कौन है, क्या होता है महापौर, जबकि महापौर शहर का प्रथम व्यक्ति है, और उसको वो सब जब तक काम करेगा वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो महापौर है। नगर निगम में सारे डिपार्टमेंट्स, नगर निगम में चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे सरकार हो, सब डिपार्टमेंट्स, इवन कलेक्टर भी, संभागीय आयुक्त इसमें नहीं आता क्योंकि वो डिवीजन का होता है। तो महापौर तो इतना बड़ा पद है, उसको हमने दो भागों में बांट के उसका कचरा कर दिया। इसलिए मैं तो आज भी सरकार से जो है उसे निवेदन करती हूँ कि इससे हमारा काम आसान नहीं हुआ, इससे हमारा काम मतलब अच्छा नहीं हुआ, बल्कि और ख़राब हुआ है। इसलिए एक नगर निगम होनी चाहिए ताकि इसका रुतबा और कार्य का जिम्मेदारी बराबर बनी रहे। सुमन जी, जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो शहर में जो पार्षद या जो जनप्रतिनिधि हैं निगम से संबंधित, वो किस तरह काम करे ताकि शहर के विकास को चौमुखी मिले? देखिए अब आजकल उसमें आधी महिलाएं हैं, आधे पुरुष हैं। पुरुष क्योंकि बाइक चलाना जानते हैं, आज भी महिलाएं बाइक कम चलाती हैं, तो मैं उनसे ये सलाह उनको देती हूँ कि आप एक दिन एक गली में जाइए। अगर आपकी वार्ड में 10 गलियाँ हैं तो 10 दिन में एक गली का नंबर आ जाएगा, लेकिन स्वयं घूमिए। आप पार्षद का, आपने महिला होकर चुनाव लड़ा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कहिए मैं जाऊंगी, मैं काम करूंगी। आपको काम करने का शौक होना चाहिए जब आप चुनाव लड़ी हैं। पुरुष क्या करते हैं, एक जगह ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं कि भाई यहाँ जिसको मिलना है यहाँ आके मिल जाओ। ये कार्य पार्षद का नहीं है। पार्षद का काम है घरों में, आपके सड़कों पे घूमना, कहीं भी रुक जाना, पूछना साहब कोई दिक्कत है, नहीं है। आप चलोगे तो सड़क भी देखोगे, लाइट बंद है वो भी देखोगे, नाली से पानी बह रहा है वो भी देखोगे, कचरा पड़ा है वो भी देखोगे, किन्हीं जनता, किन्हीं मकान वालों से बात भी करोगे। लेकिन जब एक जगह ठिया बना के बैठ जाओगे तो मकान या कोई लोग तुम्हारे पास उठ के थोड़ी आएंगे। मैं मेरे वार्ड की बात बताती हूँ, अच्छा पार्षद है पर एक जगह बैठ जाता है, वहाँ जाके शिकायत कर दो, कभी मोहल्ले में घूमता ही नहीं है। तो पार्षद का काम है मोहल्ले में घूमे, जनता से बात करे, उसको समझाए, गलत कर रहा है तो उसको समझाए। तो महिलाओं को भी मैं ये कहती हूँ कि पुरुष चलो आप बाइक चलाना नहीं जानती, लेकिन आपने राजनीति क्षेत्र में कदम रखा है, तो ऐसा न हो कि 5 साल चुनाव खत्म होने के बाद जैसे अब तक लुप्त हो आए हैं पार्षद, किसी पार्षदों का पता नहीं है 2-4 के अलावा, ऐसे आप भी लुप्त हो जाओ।
अपनी आइडेंटिटी अपने नाम से जानने का आपको मौका मिला है। आज तुम्हें जानते हैं कि हेमलता का पार्षद का बोर्ड लग रहा है, कौन जानता था कौन है हेमलता? तो आपको अपने नाम से आइडेंटिटी मिली है, उसको बनाए रखें। अपनी जिस भी पार्टी में आप काम करती हो उस पार्टी का आपको बल दें, वर्चस्व कायम करवाएं और शहर की जनता को घूम के अपना लाभ प्रदान करें। ये थी हमारे साथ पूर्व महापौर सुमन संघी जी। इन्होंने शहर की व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया, साथ ही पार्टी महिला मोर्चा पार्टी संगठन में किस तरह इन्होंने एक छाप छोड़ी हाड़ौती में और प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर। ये सब चीज़ें आपको बताई। सुमन जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।